नमस्कार, मैं रवीश कुमार। शहर की चकाचौंध से दूर, जहां अरावली की पहाड़ियां खनन माफियाओं के डर से कांप रही हैं, वहां से लेकर दिल्ली की उन गलियों तक जहां न्याय की उम्मीद में एक बेटी बैठी है। आज हम हर उस खबर की पड़ताल करेंगे जो आपके जीवन और इस देश की दिशा से जुड़ी है। सत्ता के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है। अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता और तथ्यों पर आधारित विश्लेषण का समर्थन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी वाला बटन भी दबा दीजिएगा ताकि जब हम सत्ता से सवाल पूछें तो उसकी गूंज आप तक पहुंचती रहे। पहली खबर अरावली को लेकर है। दिल्ली से गुजरात तक फैली अरावली पर्वतमाला को अवैध खनन से बचाने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश जारी किए हैं कि अरावली के पूरे भूभाग पर अब किसी भी नए खनन पट्टे के अनुदान पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ये प्रतिबंध पूरे अरावली क्षेत्र पर समान रूप से लागू होगा। उद्देश्य साफ है, गुजरात से राष्ट्रीय राजधानी तक फैली इस सतत भूवैज्ञानिक श्रृंखला की रक्षा करना और उन तमाम अनियमित खनन गतिविधियों को रोकना जो सालों से इस पर्वतमाला की अखंडता को नुकसान पहुंचा रही हैं। खेल के मैदान से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर क्रिकेट प्रेमी झूम उठेंगे। वैभव सूर्यवंशी, ये सिर्फ एक खिलाड़ी का नाम नहीं, बल्कि क्रिकेट की दुनिया में आया एक जलजला है। विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव ने अरुणाचल प्रदेश की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने महज 36 गेंदों में वनडे का शतक ठोक दिया। 84 गेंदों की अपनी पारी में उन्होंने 190 रन बनाए, जिसमें 16 चौके और 15 छक्के शामिल थे। अब उनकी तुलना वीरेंद्र सहवाग से हो रही है। कहा जा रहा है कि जब तक वैभव क्रीज पर रहेगा, गेंदबाज कोई भी हो, उसे पसीना छूटना तय है। राजनीति की बात करें तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के विजन पर तीखा हमला बोला है। राहुल ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि ब्रिटेन कोयले और स्टीम इंजन से सुपर पावर बना, अमेरिका तेल और पेट्रोल इंजन से आगे बढ़ा और चीन आज इलेक्ट्रिक बैटरी के दम पर दुनिया को चुनौती दे रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि मोदी जी का विजन क्या है। राहुल के मुताबिक सरकार का ध्यान सिर्फ घुसपैठियों, पाकिस्तान, मंगलसूत्र और कब्रिस्तान जैसे मुद्दों पर है। उनका साफ कहना है कि बिना आविष्कार की दुनिया पर झंडा नहीं लहराया जा सकता। यही नहीं, राहुल गांधी ने व्यापारियों के साथ हुए संवाद में केंद्र की आर्थिक नीतियों को एकाधिकार मोनोपोली को बढ़ावा देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि छोटे और मझोले कारोबारों को नौकरशाही और गलत जीएसटी की जंजीरों में जकड़ दिया गया है। जूता निर्माण और हार्डवेयर जैसे क्षेत्रों से जुड़े कारोबारियों ने राहुल से कहा कि उनका काम अब ढहने की कगार पर है। राहुल गांधी इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़े खतरे की घंटी मान रहे हैं। इधर सरकार एक नई पहल करने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने पंचकुला में बताया कि जल्द ही भारत टैक्सी नाम से एक नई सेवा शुरू होगी। इसमें मुनाफे का सीधा लाभ ड्राइवरों को मिलेगा। सहकारिता के जरिए टैक्सी चलाने की यह योजना यात्रियों और ड्राइवरों दोनों के लिए कितनी लाभकारी होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। बयानों के बाजार में भाजपा नेता नवनीत राणा ने एक बार फिर आबादी का मुद्दा छेड़ दिया है। एक मौलाना के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुओं को कम से कम 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए। राणा का तर्क है कि अगर दूसरे पक्ष के 19 बच्चे हो रहे हैं तो मुकाबला करने के लिए हिंदुओं को भी अपनी संख्या बढ़ानी होगी। इस बयान ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है कि क्या विकास के दौर में हम आज भी इसी तरह की सोच में उलझे रहेंगे। न्याय की लड़ाई में राहुल गांधी ने आज दिल्ली में उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता से मुलाकात की। कुलदीप सिंह सैमुअल को जमानत मिलने के बाद पीड़िता डरी हुई है। उसने मीडिया से कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने उसे न्याय का आश्वासन दिया है। पीड़िता की गुहार है कि उसकी आवाज उठाई जाए, क्योंकि उसे अब भी न्याय का इंतजार है। ऋषिकेश की वादियों में आज एक हाई प्रोफाइल शादी की चर्चा रही। कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी के बेटे की शादी में राजनीति, न्यायपालिका और मीडिया जगत के दिग्गज जुटे। शादी की रस्में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूरी कराई, जहां कुमार विश्वास भी मौजूद रहे। अदालती खबरों में दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला विस्फोट मामले के 7 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 दिनों के लिए बढ़ा दी है। इनमें 3 डॉक्टर भी शामिल हैं। कानून की प्रक्रिया चल रही है और आरोपियों को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर। योगी सरकार ने घरौनी कानून, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी विधेयक 2025 को पारित कर दिया है। अब गांवों में रहने वाले लाखों लोगों को अपने घर और जमीन का पक्का कानूनी मालिकाना हक मिलेगा। जैसे खेती की जमीन के लिए खतौनी होती है, अब वैसे ही घर के लिए घरौनी होगी। यह ग्रामीण आबादी के लिए एक ऐतिहासिक सुरक्षा कवच माना जा रहा है। भारत अपनी सैन्य क्षमता को जिस तेजी से मॉडर्न बना रहा है, वो मौजूदा वैश्विक भू राजनीति में बेहद जरूरी है। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के साथ हमारी सीमाओं की जो स्थिति है, उसे देखते हुए सुरक्षा से समझौता करना आत्मघाती हो सकता है।
इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने बंगाल की खाड़ी में समुद्र से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का एक सफल और गुप्त परीक्षण किया है। ये परीक्षण विशाखापट्टनम तट से जारी उस नोटम NOTAM से मेल खाता है जिसकी रेंज 3240 किलोमीटर बताई गई थी। इस कामयाबी का मतलब यह है कि भारत अब धरती, आसमान और समंदर तीनों जगहों से दुश्मन के ठिकानों पर परमाणु हमला करने की न्यूक्लियर प्राइड क्षमता से पूरी तरह लैस हो चुका है। यह एक खामोश लेकिन बेहद मारक संदेश है। अगली खबर, मेरठ गाजियाबाद रैपिड रेल नमो भारत से जुड़ी है। तो तकनीक और सुविधा की बात तो करती है, लेकिन वहां से जो मानवीय त्रासदी निकल कर आई है वो डराने वाली है। पिछले दिनों एक कपल की कुछ हरकतों का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें छात्रा स्कूल यूनिफॉर्म में थी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद उस छात्रा ने लोक लाज और सामाजिक दबाव के कारण सुसाइड करने की कोशिश की है। छात्रा की हालत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और अब परिवार ने उसे किसी दूसरे शहर भेज दिया है। इधर NCRTC ने छात्र और छात्रा के खिलाफ FIR तो दर्ज करा दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जहां कैमरा हाथ में लिए लोग किसी की जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं? क्या उस छात्रा की गरिमा और उसकी जान की कीमत महज कुछ लाइक्स और शेयर तक सिमट गई है? तीसरा मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का है, जो व्यवस्था की सतर्कता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। मुंडा पांडे क्षेत्र के भैयानगला गांव में एक व्यक्ति ने अपने घर के अंदर ही बिना किसी लाइसेंस या NOC के पूरा अवैध डीजल पंप खोल रखा था। वहां बाकायदा डिस्पेंसिंग मशीन नोजल लगी थी और ग्राहकों को कंप्यूटर से रसीदें भी दी जा रही थी। घनी आबादी के बीच स्थित इस पंप पर जब जिला आपूर्ति विभाग ने छापेमारी की तो अधिकारी हैरान रह गए, क्योंकि वहां पेट्रोल पंप की तर्ज पर ही टैंक और मशीनें स्थापित थीं। विभाग ने 950 लीटर डीजल बरामद किया है। यह सोचना भी भयावह है कि अगर वहां कोई दुर्घटना हो जाती तो उस घनी आबादी का क्या होता। प्रशासन की नाक के नीचे घर के अंदर इतना बड़ा सेटअप कैसे चल रहा था? कूटनीति और पेट की भूख के बीच के संतुलन की है। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में इस वक्त राजनीतिक तनाव और कूटनीतिक तलखी साफ दिख रही है, लेकिन जमीन पर आर्थिक हकीकतें कुछ और ही कहानी कह रही हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने यह स्वीकार किया है कि राजनीति से अलग हटकर आर्थिक हितों को देखना ही समझदारी है। इसी वजह से उसने भारत से 50,000 टन चावल खरीदने का फैसला किया है। दिलचस्प यह है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से भी इतना ही चावल खरीद रहा है, लेकिन पाकिस्तान का सौदा भारत के मुकाबले काफी महंगा पड़ रहा है। यह फैसला बताता है कि सस्ता और सुलभ संसाधन कूटनीतिक करवाहट पर भारी पड़ जाता है और भारत की आर्थिक स्थिति पड़ोसी देशों के लिए एक अनिवार्य विकल्प बनी हुई है। इधर महाराष्ट्र की राजनीति में BMC चुनाव से पहले एक नई खिचड़ी पक रही है। महाविकास आघाड़ी में फूट की खबरें हैं, क्योंकि कांग्रेस ने प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी VBA के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है और उन्हें 60 सीटों का बड़ा ऑफर दिया है। वहीं शरद पवार की NCP ने 53 सीटों की मांग की है। इस स्थिति में अजित पवार अकेले पड़ते दिख रहे हैं। दूसरी ओर महायुति में BJP, शिंदे गुट और आठवले की पार्टी एकजुट है। चर्चा ये भी है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ सकते हैं, यानी मुंबई की सत्ता की जंग अब त्रिकोणीय और बेहद पेचीदा होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी घटना हुई है जिसने भारत की धार्मिक भावनाओं को झकझोर दिया है। थाईलैंड की सेना ने कंबोडिया की सीमा में घुसकर भगवान विष्णु की 9 मीटर ऊंची मूर्ति को बुलडोजर एक्सकेवेटर से गिरा दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद काफी आक्रोश देखा जा रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस पर आधिकारिक बयान जारी किया है और सरकार इस मामले पर नजर बनाए हुए है। किसी दूसरे देश में धार्मिक प्रतीकों के प्रति ऐसी असहिष्णुता चिंता का विषय है। रांची के रातू थाना क्षेत्र से रिश्तों की मर्यादा को तार तार करने वाली एक तस्वीर आई है। एक वायरल CCTV फुटेज में बहू सीमा वर्मा अपनी बुजुर्ग सास और जेठ की बेरहमी से पिटाई करती दिख रही है। सीमा ने पहले अपनी सास को गर्दन से पकड़कर पलंग पर पटका और फिर बीच बचाव करने आए अपने जेठ रमन वर्मा पर लोहे की रॉड और क्रिकेट बैट से हमला कर दिया। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे घरों के भीतर बुजुर्ग कितने असुरक्षित होते जा रहे हैं और घरेलू हिंसा का चेहरा कितना क्रूर हो सकता है। टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स विभाग की ओर से एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। विभाग ने उन टैक्सपेयर्स को ईमेल भेजने शुरू किए हैं जिनका रिफंड पेंडिंग है। मैसेज में कहा जा रहा है कि उनका रिटर्न अंडर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में है और वे 31 दिसंबर तक रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि मैसेज में कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है कि आखिर गलती क्या हुई है। इससे लाखों करदाता परेशान हैं कि वे अपनी फाइलिंग में क्या सुधार करें और उनका पैसा कब तक वापस आएगा। बिहार के सुपौल से एक सामाजिक बदलाव की चौंकाने वाली खबर आई है। त्रिवेणीगंज में एक मॉल में काम करने वाली 2 युवतियों ने आपसी सहमति से मंदिर में समलैंगिक विवाह कर लिया। इंस्टाग्राम के जरिए शुरू हुई उनकी दोस्ती प्यार में बदली और फिर दोनों ने मंदिर में गैस चूल्हे के साथ फेरे लेकर जीवन भर साथ रहने का फैसला किया।
यह घटना अब पूरे जिले में चर्चा और बहस का विषय बनी हुई है कि ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों में समाज इन बदलावों को किस नज़र से देखता है। अंत में बात चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तकनीकी युद्ध की। चीन ने अमेरिका के उस फैसले की कड़ी निंदा की है जिसमें सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ड्रोन प्रणालियों और उनके कलपुर्जों को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया है। अमेरिकी संघीय संचार आयोग (SEC) के इस नोटिस के बाद बीजिंग ने चेतावनी दी है कि वो अपने उद्यमों के वैध हितों की रक्षा के लिए आवश्यक और प्रभावी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। ये प्रतिबंध अमेरिकी बाजार में चीनी ड्रोन कंपनियों के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।